हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 4। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट 3 जो अपलोड कर चुका हूं, तो आप वो लोग देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के नाम से। इसके अंदर क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के मैंने सारे चैप्टर एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप एक एक करके सारे चैप्टर्स के आराम से नोट्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में मुझे बता भी सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना भी दूँ। ठीक है। हम लोगों ने अब तक जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था हम लोगों ने फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल और एंड डिविजनल। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। देखो, फॉर्मल ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब ही जैसे ही हम कभी भी फॉर्मल वर्ड सुनते हैं, हमारे दिमाग में आ जाता है ऑफिस रिलेटेड। ऑफिस रिलेटेड। फॉर्मल शूज कौन से होते हैं जो आप ऑफिस पहन करके जाते हो, जॉब पर पहन के जाते हो। फॉर्मल क्लोथ्स कौन से होते हैं जो आप ऑफिस रूल्स वगैरह से करते हो। तो फॉर्मल का मतलब ही हमारा क्या हो जाता है, ऑफिस। और जैसे ही हम ऑफिस की बात करते हैं, तो एक चीज फिक्स हो जाती है कि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। ये बात भी बिल्कुल फिक्स हो जाती है कि फॉर्मल वर्ड दिमाग में आते ही आ जाता है कि भैया ऑफिस, और जैसे ही ऑफिस आता है तो वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन तो आ ही जाता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं एक नॉर्मल जनरल वे में बोलूं, तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू चलता है, ऑफिस में पाया जाता है, बिजनेसेस में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, रूल रेगुलेशन प्रीफिक्स्ड होते हैं, पहले से पता होते हैं, है ना। एकदम बेसिक जनरल, एकदम लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, बिल्कुल आम आदमी की लैंग्वेज में बोलूं तो यही बोलूंगा। अब जरा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट। पहली बात, ये अपने आप नहीं बनता, इट इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट। ये क्या है, ये हमारा कहते हैं डेलिब्रेट है। ये हमने जानबूझ के बनाया है, ये कॉन्शियसनेस में बनाया है। ये अपने आप नहीं बनता। दिस स्ट्रक्चर इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट। क्यों बनाएंगे, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमारा तो पहले चैप्टर से यही है कि हम क्यों करते हैं कोई भी काम, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसके अंदर क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और म्यूचुअल रिलेशनशिप जो होती है एम्प्लॉयज के बीच में, ये क्लियरली डिफाइंड होती है। सबको अपने अथॉरिटी पता है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, सबको एक दूसरे के साथ अपना रिलेशनशिप पता है कि हमें किसको क्या रिपोर्ट करना है, कैसे किससे ऑर्डर लेना है। सब कुछ क्लियरली डिफाइंड होता है। ठीक है। ये दोनों जगह पाया जाता है, चाहे फंक्शनल हो चाहे डिविजनल हो, दोनों ही स्ट्रक्चर्स में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पाई जा सकती है। ये फंक्शनल में भी काम आएगा या डिविजनल में भी काम आएगा। ठीक है। तो जो मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए बनाई जाए, और जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, बेसिकली क्या बोल रहे हैं हम, रूल रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी सब प्री डिटरमाइंड हो, वो क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। फीचर्स की बात करें तो पहली चीज क्या करेगा, इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड, यानी कि ये जानबूझ के बनाई जाती है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। अपने आप नहीं बनती है, बनाई जाती है। ठीक है। अगर मैंने क्या कहा था, ऑफिस है तो रूल एंड रेगुलेशन होंगे, तो इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स विच आर इन रिटन फॉर्म। यानी ऐसे भी नहीं कि रूल्स हमने बोल दिए, नहीं, वो एकदम रिटन फॉर्म में होंगे, क्लियरली ऑफिशियल प्रॉपर प्रूफ के साथ। तो ऐसे रूल एंड रेगुलेशन होता है या प्रोसीजर होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। इट इज इम्पर्सनल, इसमें भैया इमोशंस की जगह नहीं है। डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन इमोशनल एस्पेक्ट। इमोशन को रखो साइड में। अगर आप लेट हो तो लेट हो, इसके लिए आपका फाइन लगेगा तो लगेगा। यहां पर किस वजह से लेट हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। इट इज इम्पर्सनल। फॉर्मल जो होता है वो इम्पर्सनल होता है, सिंपल सी बात। हमारा वहां पर इमोशनल हम ध्यान ही नहीं दे सकते, इमोशनल चीज साइड में रखो। अच्छा, नेक्स्ट, इट इज क्लियरली डिफाइंड द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। क्या पता है, सबको अपने रूल्स पता है, सबको अपने अथॉरिटी पता है, सबको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। ठीक है। जैसे एक टीचर है, उस टीचर को अपने सारे काम पता है। एक प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल को अपने सारे काम पता है। और टीचर को यह पता है कि मुझे प्रिंसिपल से क्या ऑर्डर लेना है, प्रिंसिपल को यह पता है कि मुझे इन्हें किस किस चीज के बारे में ऑर्डर देना है। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इट इज क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स।
ये क्यों बनाई जाती है? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को, ये तो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा ना कि क्यों बनाई जाती है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ऑफ कोर्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों रहे, मेहनत ही क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पा सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एडवांटेजेस की। क्या फायदे क्या है? अब जब सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, सबको अपना काम पता है, तो वहां पर इजियर हो जाता है टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप पहले से ही पता है, सबको पता है कि मुझे किससे ऑर्डर लेना है, मुझे किसको रिपोर्ट करनी है, मैं इनसे किस किस चीज के बारे में बात कर सकता हूँ, किस किस चीज के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। तो जब सबको अपना म्यूचुअल रिलेशनशिप पता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा आसान हो जाता है। और क्योंकि सबको अपना काम पूरी तरीके से पता है, एक डेफिनेट प्लान दे रखा है, तो इस वजह से कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। सबको अपना काम पता है, सब कुछ मेंशन्ड है, एक पूरा प्रोसेस, पूरा प्रोसीजर मेंशन्ड है, तो ओवरलैपिंग नहीं होती काम की, सब अपना अपना काम ढंग से कर रहे हैं। ये एडवांटेज है। एडवांटेज में अगले की बात करते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड थ्रू एन एस्टेब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड। इसमें कंफ्यूजन नहीं होती, सबको पता है कि उसे किसे, यूनिटी ऑफ कमांड हमने पढ़ा था ना हेनरी फेयोल के अंदर। हेनरी फेयोल के अंदर हमारा ये प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड का, कि वन पर्सन शुड टेक ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस, यूनिटी ऑफ कमांड। क्लियर है? तो ये उसी की बात कर रहा है कि एक डिफाइंड चेन ऑफ कमांड होती है। जैसे कि स्कूल की बात करता हूं, तो प्रिंसिपल से ऑर्डर लेंगे टीचर्स, टीचर से ऑर्डर लेंगे मॉनिटर, मॉनिटर से ऑर्डर लेंगे स्टूडेंट्स। हाँ या ना? या टीचर से कभी कभार डायरेक्ट स्टूडेंट्स, इस तरीके से ना। तो एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड है जो ऑलरेडी प्री मेंशन्ड होती है, तो यूनिटी ऑफ कमांड होती है, सबको पता है हमें किससे क्या बात करनी है। easy to achieve objective because coordination and optimum use of human and material resource, सब कुछ पहले से ही तय है, सब कुछ ऑलरेडी हमने प्री डिटरमाइंड कर दिया, तो कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो गया, सबको अपना काम पता है, तो इसकी वजह से ओवरलैपिंग नहीं हो रही, ऊपर ओवरलैपिंग नहीं हो रही तो वेस्टेज नहीं हो रही है, और वेस्टेज नहीं हो रही है तो ऑप्टिमम यूज हो रहा है ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे मटेरियल रिसोर्स हो, सब कुछ बेस्ट यूज हो रहा है उसका। देन ऐसे में स्टेबिलिटी भी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स पता है, तो कोई भी अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली करता ही नहीं है। बिकॉज बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय कैन बी फेयरली प्रिडिक्टेड, पहले से ही पता है कि वो कैसा करने वाला है, सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम। तो हमें जो पहले से ही पता है कि ये इंसान इस तरीके से एक्ट करेगा, और अगर इस तरीके से एक्ट करेगा तो हमें क्या एक्शन लेना है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, और अच्छी चलती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, रूल एंड रेगुलेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलती है। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, तो द वर्क इज बेस्ड ऑन रूल्स विच कॉज अननेसेसरी डिलेज। रूल्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक हिरार्की है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगा, एक प्रोसीजर है आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, विदाउट प्रोसीजर हम काम नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से अननेसेसरी डिले होता है, जब जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उसको फॉलो करना आपकी मजबूरी बन चुकी है। अब क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है, सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, पहले से ही क्लियरली मेंशन्ड है, तो कोई इनिशिएटिव क्यों लेगा, कोई भी इंसान इनिशिएटिव क्यों लेगा? सो देयर इज अ लैक ऑफ इनिशिएटिव, कि सब कुछ तो प्री डिटरमाइंड है, सबको अपने रोल्स पता है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। द एम्प्लॉयज हैव टू डू व्हाट दे आर टोल्ड टू डू एंड दे हैव नो अपॉर्चुनिटी टू शो देयर क्रिएटिविटी, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आता है। सेम, क्योंकि इनिशिएटिव ही नहीं है, इनिशिएटिव क्यों नहीं है? क्योंकि स्कोप ही नहीं है, बहुत कम स्कोप है। ठीक है, अब आप कह रहे हो हम लोग क्या कहा कि इमोशन को तो बाहर रख के आ जाओ, इमोशन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन एन एंटरप्राइज। देखो, पोस्ट की रिलेशनशिप तो हो सकती है, एक पोस्ट और दूसरे पोस्ट के बीच क्या रिलेशनशिप होगी वो तो डिफाइन कर दोगी, पर इस पोस्ट पे जो पर्सन काम कर रहा है उनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। सो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन एन एंटरप्राइज एज इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क। तो ये क्या करता है, इमोशन, ह्यूमन फैक्टर को ही बाहर कर देता है। इनको तो ऐसा चाहिए कि बस मशीन मिल जाए और मशीन से काम करवा ले। अभी एक सीरीज आई हुई है एक्चुअली फॉल आउट के नाम से, फॉल आउट के नाम से एक सीरीज आई हुई है, आई थिंक IIVDM पे 8.1 की रेटिंग भी मिली हुई है, गेम है ये फॉल आउट, उसके ऊपर ये सीरीज आई हुई है। उसमें यही है कि उन्हें ना बेस्ट मैनेजर बनाने हैं,
तो बेस्ट मैनेजर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, 2 साल पहले से ही अच्छे अच्छे मैनेजर्स को उन्होंने उसमें कायरो कहते हैं ना शायद, कायरो स्लीप में डाल दिया था। और 200 साल के बाद वही लोग निकल निकल के मैनेजर्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए, उन्हें ह्यूमन नहीं चाहिए, उन्हें मशीन चाहिए जो उनके ऑर्डर पे काम करे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, आपको रूल्स ही फॉलो करने पड़ेंगे। वहीं अगर इनफॉर्मल की बात करूं तो देखो, फॉर्मल का इन लगा दिया तो यानी उल्टा होगा, यहाँ रूल रेगुलेशन नहीं होंगे, ये डेलिबरेटली नहीं बनाया जाएगा। ये कोई भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। किसके लिए? सेल्फ सेटिस्फेक्शन। देखो, स्कूल में टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होता है, लेकिन टीचर्स की आपस में जो दोस्ती होती है ना, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की चीज है। ऑफिस में कलीग्स होते हैं, तो ये जो कलीग्स आपस में जो दोस्ती करते हैं ना, बाहर जा रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, ये इनफॉर्मल है। ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, दैट इज फॉर्मल। बट ये आपस में लंच करने जा रहे हैं, एक दूसरे से शादी पार्टी में मिल रहे हैं, दिस इज इनफॉर्मल। तो ये किसके लिए? सेल्फ सेटिस्फेक्शन, माइंड पीस, मेंटल पीस के लिए ये चीज है। ठीक है। तो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, सबसे पहली बात है डेलिबरेटली नहीं बनाई जाती है, वो बस बन जाती है। हम कहीं काम करने के लिए, जैसे आप लोग ही किसी न्यू ट्यूशन में जाते हो, तो आप वहां जा तो रहे हो पढ़ने के लिए, सिर्फ आपका मेन पर्पस क्या है? स्टडी। मेन पर्पस क्या है? स्टडी। पर स्टडी करते करते वहां पर फ्रेंडशिप्स बन जाती है। हाँ या ना? फ्रेंडशिप्स बन जाती है, ये अपने आप बनती है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। It is not established deliberately but comes into existence because of common interest। आपका इंटरेस्ट कॉमन है, आपके टेस्ट कॉमन है, रिलीजियस भी हो सकते हो आप, कम्युनल रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप कॉमन ग्राउंड पर मिलते हो तो अपने आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, दैट इज नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस होता है वो, सबसे पहली बात होती है साइकोलॉजिकल। मैंने कहा सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या? मानसिक रूप से साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। हम अर्निंग, यहाँ पर अर्निंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिशियल बेनिफिट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अच्छी सैलरी की बात नहीं हो रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है क्योंकि हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। सोचो ना, एक इंसान कहीं काम कर रहा है और उसका कोई भी दोस्त ना हो, अड़ियल खड़ूस ही होगा ना फिर तो वो। तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलती है, हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज विद सिमिलर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, फिल्म, रिलीजन, ईटीसी मे फॉर्म देयर ओन इनफॉर्मल ग्रुप्स। जैसे कि अभी ना मैं एक युवराज सिंह का इंटरव्यू देख रहा था। युवराज सिंह का एक इंटरव्यू आई थिंक उसके साथ था, बियर बाइसेप्स के साथ था। बियर बाइसेप्स करके है एक, हाँ बियर बाइसेप्स का ही था, जिसमें उन्होंने एक बात की थी, युवराज सिंह ने एक बात बोली थी कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई एम बीइंग फ्रेंड विद ऑल माय टीममेट्स। जरूरी नहीं है कि मैं अपने टीम के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबके साथ एक जैसी ही फ्रेंडशिप होगी, मेरी सबकी अलग अलग होगी। जैसे कि मेरी आशीष नेहरा की साथ अलग है क्योंकि वो लोग मेरे चड्डी बड़ी, ऐसा कुछ इन्होंने बोला था युवराज सिंह ने। जबकि धोनी के साथ मेरी क्या है, ग्राउंड पर मैं वाइस कैप्टन था, वो कैप्टन थे, तो ग्राउंड पे हम लोग इंडिया के लिए खेलते थे, मिलके खेलते थे, मेहनत से खेलते थे। पर इट डजंट मीन कि आउट ऑफ द ग्राउंड वो फॉर्मल था। ग्राउंड में जो हम लोग खेल रहे हैं तो वो फॉर्मल था, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाता हूँ, हरभजन के साथ, आशीष नेहरा के साथ, तो वो मेरे लिए क्या है, इनफॉर्मल है। क्यों? क्योंकि हमारे इंटरेस्ट अलग है। ये वाली बात यहाँ पर हो रही है। आई होप आपको समझ आया। बियर बाइसेप्स का आप देख सकते हो, युवराज सिंह का है, ऐसा ही कुछ इंटरव्यू दिया था उन्होंने, तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। अगर मैं फीचर्स की बात करता हूँ, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये कहीं बाहर से नहीं आती है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल के अंदर ही इनफॉर्मल का जन्म होता है हमेशा, एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज। सारे लोग आपस में बातचीत करते हैं और ये बन के आता है। इट हैज नो रिटन रूल्स। भैया रूल रेगुलेशन ही नहीं है, कोई रूल और प्रोसीजर नहीं होता। दोस्तों में भी रूल और प्रोसीजर लाओगे नहीं ना, बात तो तमीज से करते नहीं है दोस्तों के साथ, रूल और प्रोसीजर तो बाद में लाएंगे। इट डज नॉट हैव फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, कि मेरे को पर्सन ए से पर्सन बी तक बात पहुंचानी है, तो मुझे कोई हिरारकी फॉलो करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा जाकर के बात कर लूंगा, है ना, मैं सीधा जाकर के बात कर लूंगा। क्लियर? तो इसमें कोई फिक्स्ड लाइन नहीं है। जैसे उसमें क्या था कि प्रिंसिपल, टीचर, मॉनिटर, क्लास, उसमें ये था ना, इसमें ऐसा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जानबूझ के नहीं बनाते, ये आपस में एम्प्लॉयज से ही बन जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि
मैनेजमेंट का घुसना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज पर्सनल मीन्स एंड फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर केप्ट इन माइंड। यानी इसमें क्या होती है, एक दूसरे हम किससे बात कर रहे हैं, उसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या उसे उस बात का बुरा लगेगा नहीं लगेगा, क्या ये सही टाइम है बात करने का नहीं है, इसमें हम इमोशन की वैल्यू देते हैं, इसमें हम ह्यूमन फीलिंग की वैल्यू देते हैं। फॉर्मल में नहीं देते, इसमें देते हैं। ठीक है, चलो अगर वही एडवांटेजेस की बात करें तो पहले तो बहुत स्पीड है। देखो हमारे यहाँ तो रूमर्स वैसे भी बहुत तगड़े तरीके से फैलते हैं। कोई भी आप किसी को कोई बात बोल दो और उसे बस ये बोल दो, भाई देख ये बात किसी को बताना मत, भाई बहन आंटी दीदी जो भी है, ये बात किसी को बताना मत, बस आप ये लाइन ऐड करके आ जाओ कि देख ये किसी को बताना मत, मैंने तुझे बता दिया बाकी ये किसी को बताना मत। फिर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो चीज कितनी स्पीड से फैलेगी, है ना। अब केडी कैंपस की मैम है नीतू सिंह मैम है, उनका एक वीडियो है, वैसे उनकी रील्स आती ही रहती है इंटरनेट पे, इंस्टा वगैरह पे है ही। तो उसमें एक क्या है कि लड़कों का कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है, लड़की से पहले लड़कों के दोस्तों को पता होता है कि ये हमारी ये उनकी भाभी है, इवन लड़की को भी नहीं पता होता, उनको पता होता है, लड़कों के दोस्तों को पता होता है, स्पीड है भाई। तो क्योंकि कोई प्रिस्क्राइब्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है बहुत फास्ट होता है, इन्फॉर्मेशन जो है बहुत फास्ट होती है। हालांकि वो रूमर्स ज्यादा होते हैं पर बहुत फास्ट इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आप क्यों बनाते हो इनफॉर्मल, क्योंकि आपकी सोशल नीड पूरी हो, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, इट्स नॉट अबाउट अर्निंग, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स इनहेंसेस जॉब सेटिस्फेक्शन। मैं वहां पर काम करना पसंद करूंगा जहां पर मुझे लोग भी पसंद हो, which gives them a sense of belongingness in an organization. So it is very important. Clear? क्विक सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि सब आपस में मिलजुल करके बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सॉल्यूशन तुरंत निकल जाएगा। बिकॉज द सबऑर्डिनेट्स कैन स्पीक विदाउट हेजिटेशन बिफोर द ऑफिसर्स, इट हेल्प्स द ऑफिसर्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स। तो इनफॉर्मल में क्या होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तुरंत निकल जाता है, वो बंदा इनिशिएटिव भी ले सकता है क्योंकि वो बिना डरे बोल सकता है। डिसएडवांटेज, क्योंकि इंफॉर्मेशन फास्ट पास होती है इसीलिए रूमर्स होते हैं। All the persons in an informal organization talk in a careless way and sometimes a wrong thing is conveyed to the other person. मैंने क्या बोला और उसने क्या मतलब निकाला, इस बात में दुनिया भर का अंतर है, बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत। ये बात इसीलिए इसमें रूमर्स होते हैं क्योंकि एक ने कोई बात बोली, वो पता है ना कि किसी इसने कोई बात बोली, पर्सन 1 2 3 4 5 इसने कोई बात बोली, अब यही बात वो उसे बताएगा तो उसमें कुछ ना कुछ अपना ऐड करेगा ही, इधर भी ऐड करेगा इधर भी ऐड करेगा। तो जो इसने बात बोली वो तो यहाँ नहीं पहुंचने वाली किसी भी हालत में, उसका कुछ अलग वर्जन पहुंचेगा यहाँ। क्लियर होगी बात, तो इसकी वजह से रूमर्स फैलते हैं। इनफॉर्मल जो है ना वो चेंज नहीं कर एक्सेप्ट करता, चेंज इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि इसकी वजह से स्ट्रेस आता है। ठीक है, ये कहता है कि ओल्ड टेक्निक्स चलने दो ना यार, जो चल रहा है वैसा चलने दो ना, क्या बार बार चेंज करोगे, फिर सबका माहौल चेंज होगा, फिर नए दोस्त वोस्त, तो इट रेजिस्ट चेंजेस एंड लेज स्ट्रेस ऑन ओल्ड टेक्निक्स, ये थोड़ा इसका डिसएडवांटेज है। और प्रायोरिटी टू द ग्रुप इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है कि हम अपने क्या ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा अपने पर्सनल ग्रुप की इंटरेस्ट की बात करते हैं। प्रेशर्स मेंबर्स टू कन्फर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशन, यानी कि आपके इंटरेस्ट से ज्यादा आपको ग्रुप के इंटरेस्ट की बात देखनी पड़ेगी। मैं अपनी ही बात बताता हूँ, मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं एक जगह गया था, आए मतलब कि मुझे ना उस टाइम पे मना किया हुआ था कि आपको जंक फूड नहीं खाना है, स्ट्रीट फूड जंक फूड नहीं खाना है, मुझे मना किया हुआ था। तो मैं फ्रूट्स वगैरह खा रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने बोला यार आज ना मन नहीं कर रहा खाने का, आज चलो बाहर से ही मंगवाते हैं। अब वहां पर 7 लोग हैं, उनमें से मैं इंक्लूडेड था, अब 6 कह रहे कि चलो खाने चलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यार मैं हेल्थ देखूं यार, मैं अकेला नहीं जाऊंगा तो फिर इनमें से भी कोई नहीं जाएगा, इनका भी मूड खराब हो जाएगा। एक काम करो, एक ही दिन की तो बात है, चलो चल के खा लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप की एक्सपेक्टेशन को पहले रखा और अपनी एक्सपेक्टेशन को बाद में रखा। ये एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज है पर इसका भी अपना ही मजा है। डिफरेंस फटाफट पढ़ लेते हैं हम जरा इसके बारे में, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में। सबसे पहली बात क्या होती है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल डिफाइंड होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आप बन जाती है। इट रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप जो कि अपने आप बनती है, ये बनाई जाती है, ये बनती है। ये रिजिड है और स्टेबल है, लंबे टाइम तक चलेगी और रिजिड है।
ये फ्लेक्सिबल और अनस्टेबल, एक बंदा चेंज हो गया ग्रुप पूरा चेंज हो गया, ये अनस्टेबल होती है और फ्लेक्सिबल होती है। अथॉरिटी अराइजेस बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट, जो जिस पोजीशन पे उस हिसाब से उसकी अथॉरिटी बनेगी। इसमें कोई मतलब नहीं है, इसमें तो लीडर हम अपनी मर्जी से चुन लेते हैं भैया, है ना, कि तू ही बोल देना यार, तू ही बता देना। इसमें जगह का नहीं है, इसमें पोजीशन का कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें अगर रूल्स को तोड़ा तो पनिशमेंट मिलेगी, यहाँ पर रूल्स ही नहीं है तो पनिशमेंट कहाँ से मिलेगी। तो इसमें अगर रूल्स को तोड़ा तो पनिशमेंट मिलेगी, इसमें काहे की पनिशमेंट, इसमें कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलती। इसमें एक स्केलर चेन है, बिल्कुल एक ऐसे फॉलो होगी। इसमें कोई नहीं, हर डायरेक्शन में ग्रेप वाइन बना देता है ये, किसी भी डायरेक्शन में कम्युनिकेशन जा रही है, बिल्कुल कहीं भी जा सकती है कम्युनिकेशन, कोई ऐसा कुछ नहीं है, एक ग्रेप वाइन बन जाएगा ये। नॉट थ्रू अ प्लान रूट, कोई प्लान रूट नहीं है, कहीं पर कुछ भी, इट कैन टू एनी डायरेक्शन, ठीक है। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे हो, इसलिए बनाई जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे हो, क्योंकि ये बनाया जाता है ताकि सोशल और कल्चरल नीड पूरी हो, ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो, ये इसलिए बनाई जाती है। इसकी बात करें तो ये मैनेजमेंट जानबूझ के क्रिएट करती है, इनफॉर्मल जानबूझ के क्रिएट नहीं करती, ये बस एम्प्लॉयज आपस में मिलते हैं, सोशल इंटरेक्शन होता है, कॉमन कॉमन चीजें मिलती हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ, एक बन के पूरा तैयार हो जाता है, ठीक है। 3 पॉइंट और रहते हैं हमारे पास, क्या, स्ट्रक्चर। तो ऑफकोर्स हमने पहले ही पॉइंट पे पढ़ा था कि फॉर्मल में वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई ऐसा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। फ्लो ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं, तो अथॉरिटी जो है वो टॉप टू बॉटम आती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऐसे भी चल सकती है अथॉरिटी, ऐसे भी चल सकती है अथॉरिटी, जैसे बातचीत किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, वैसे अथॉरिटी भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। ये इंडिपेंडेंट होती है, इसे किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, पर ये तभी बनेगी जहां पर फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होगा तो इनफॉर्मल बन ही नहीं सकता, बिकॉज इनफॉर्मल इज पार्ट ऑफ फॉर्मल, अगर ये पूरा फॉर्मल है तो इनफॉर्मल उसका छोटा सा पार्ट होता है। क्लियर। सो विद दैट बीइंग सेड, हमारा ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था वो यहाँ पर क्लियर होता है। पार्ट 4 में मैं आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, इतनी ही बात पढ़ेंगे। अगली वीडियो हमारी डेलीगेशन के बारे में होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखनी चाहिए तो चैनल को वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है, क्या नई चीज़ें हैं जिनके ऊपर मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, और क्या ऐसा है जो मुझे अपने वीडियो में इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। सो इसी के साथ चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। बी सेफ, बी हेल्दी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।